नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले को लेकर सियासी तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। इस मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। ये नोटिस हिंदुओं पर हमले से जुड़ी 2 याचिकाओं पर भेजे गए हैं। याचिकाओं में चुनाव के बाद हिंसा की वजहों और कारण तलाशने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यानी कि एसआईटी की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है उनमें पहली याचिका में कहा गया है कि चुनावों के बाद बंगाल के हजारों हिंदुओं को बीजेपी का समर्थन करने की वजह से मुस्लिमों ने निशाना बनाया। इस याचिका में कहा गया कि इस हमले की वजह हिंदुओं को कुचलना था ताकि आने वाले सालों में भी बंगाल में दूसरे वर्ग की पसंद वाली सरकार बने। दूसरी याचिका में कहा गया कि चुनावों के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने अराजकता अस्थिरता पैदा कर दी। इन्होंने हिंदुओं के घरों को जला दिया और लूटपाट की। इसके पीछे सामान्य सी वजह थी कि इन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया था। अब आपको बता दें कि चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच के लिए 29 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम पश्चिम बंगाल पहुंची थी। इस जांच के दौरान भी यह पाया गया था कि यहां 40 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है और इसी दौरान गुंडों ने एनएचआरसी की टीम पर भी हमला किया। पुलिस पर भी हमला किया गया। टीम ने लोकल पुलिस को आने की जानकारी दी थी लेकिन पुलिस नहीं आई। इसके साथ ही 29 जून को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में हमारे 1298 कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। 1399 प्रॉपर्टीज को उजाड़ दिया गया है। 108 परिवारों को धमकाया गया है। तो वहीं 2067 शिकायतें हमने चुनाव आयोग में दर्ज कराई हैं। पुलिस के पास भी हिंसा से जुड़ी 5650 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में 2 मई यानी चुनावी नतीजों के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई। तृणमूल और बीजेपी वर्कर्स के बीच झड़पें हुई और इस दौरान करीब 16 लोग मारे गए। इस हिंसा की वजह से बंगाल में पलायन भी शुरू हुआ। बंगाल में हुई हिंसा के सभी पहलुओं पर हम इस आज खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो कुछ तमाम मेहमान हमारे साथ भी इसमें जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम इस पूरे विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त लहजे में साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को सही तरीके से जांच की जाए, क्योंकि इतनी शिकायतों के बावजूद भी अगर कोई हिंसा हुई है और वहां के लोगों को नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही सोचने वाला विषय है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस दौड़ में आ चुका है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टीएमसी से फरीद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी से नवीन मिश्रा हमारे साथ इस पूरे बहस में जुड़ रहे हैं। दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में जो अत्याचार हो रहे हैं लोगों पर और उनकी शिकायतें जो स्थानीय पुलिसों से भी की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने किसी भी तरह का उनके साथ सहयोग नहीं किया और बीजेपी तब से ही ये आरोप लगाती रही है। लेकिन अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की विधिवत जांच की जाए और जो इसके दोषी हैं उन पर पूरी तरह कार्रवाई की जाए। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीद खान जी हमारे साथ टीएमसी से जुड़ गए हैं, तो वहीं नवीन मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल फरीद खान जी से है। आप कई बार कहते रहे, आप पर आरोप लगते रहे कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, आपने साफ तौर पर यही कहा, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में उतर आया है तो कहीं ना कहीं हिंसा हुई है और जिम्मेदारी आपकी सरकार की बनती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हिंसा तो इलेक्शन के बाद जो भी हुई थी, जो 2 और 3 दिन के बीच में जो हुई थी, जो जब के हमारी नेत्री मुख्यमंत्री जी ने जब तक शपथ नहीं ली थी और लॉ एंड ऑर्डर पूरा राज्यपाल जी के हाथ में था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो जिस दिन से ममता बनर्जी ने शपथ ली, हमने हर चीज को कंट्रोल किया। तो जो चीजें हुई थी उसको हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो भी लोग आए थे, उन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट किनके साथ जाके दी है? वो भाजपाई नेताओं को साथ ले जाके उन्होंने जो दरवाजे दिखाए उन जगह पर जाके किए। अगर वो
न्यूट्रल निष्पक्ष होकर अगर कहीं जाते तो उनको बहुत सी चीजें नजर आती। और मैंने पहले भी आपको बताया कि बंगाल में यह इतना बड़ा प्रदेश है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंसाएं होती रहती हैं, उसको सारे के सारे को पॉलिटिकल रंग देना ये अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी यही बात को अपनी दोहरा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इतनी शिकायतें दर्ज की गई हैं, अब बीजेपी के अगर लोग भी जाएंगे तो 1-2 घर 10 घर बताएंगे, लेकिन 2000 से ज्यादा शिकायतें लिखित में की गई हैं। लेकिन कंप्लेन तो बहुत सी हम लोगों की भी बहुत जगह दी हुई हैं, बहुत सी जगह जाती है, किसी में सुनवाई नहीं होती है, और सिर्फ बीजेपी वाले जो कंप्लेन देते हैं उसी में सुनवाई हो जाती है। तो इससे बात साफ है कि जो भी आज की तारीख में जो भी केंद्रीय संस्थाएं हैं वो किसके इशारे पर चल रही हैं, ये साफ जाहिर है। आज बड़े बड़े कांड देश में हो जा रहे हैं, वहां पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग नहीं जाते हैं, और यहाँ पर हमारे भाजपाई दोस्त एक बार अगर कुछ कहते हैं तो वो दौड़ के चले आते हैं। ये तो चीज साफ समझ में आ रही है। नवीन जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है और इतनी बड़ी बात कही है कि इस पूरे मामले की विधिवत जांच कराई जाए, क्या लगता है, क्या टीएमसी को अब इस जांच से लेकर के घबराहट होना शुरू हो गई है? अवस्थी जी, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, और जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के कार्यकर्ताओं ने पूरे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश की है, ये निश्चित तौर पे एक निंदा का विषय है। फरीद खान साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था अभी, 2 तारीख को जिस पार्टी को माइंडेड मिले, एक मजबूत माइंडेड मिले, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की हत्या हो, बहनों की अस्मत लूटे जाए, उनकी हत्या कर दिए जाए, और हजारों हजार की संख्या में आगजनी करके गांवों को खाली करा दिए जाए, और एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश में जाकर के शरण ले, ये हिंदुस्तान में कितना बड़ा आप शर्म की बातें समझ सकते हैं। आज ही आप लोगों ने देखा होगा, सिविल सोसाइटी वालों ने तो अपनी रिपोर्ट जमा दी है, जलपाईगुड़ी और दिनाजपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बार बार बोलते रहे कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के गांव में आगजनी की जा रही है, डराया धमका जा रहा है, लूटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका जमा की गई, दोनों याचिका में आज आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बंगाल में पहले एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमला खास तौर से कुछ वर्गों के द्वारा हिंदू कम्युनिटी के ऊपर इसलिए किया गया ताकि आने वाले समय में कभी भी दूसरे वर्ग की सरकार ना आए और ये कश्मीर से भी बदतर स्थिति पश्चिम बंगाल की कर दिए जाए। हम बार बार ये आवाज उठाते रहे कि पश्चिम बंगाल में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्यमंत्री नगण्य चुपचाप बैठे हैं। अवस्थी जी, निंदा का विषय यह है कि जब राष्ट्रीय मानव आयोग का लोग कलकत्ता शहर में भी जादवपुर में आए और वहां 40 घरों के बारे में उनको जानकारी मिली कि उस 40 घरों को उजाड़ दिया गया है। होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के जानकारी में सब कुछ था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ना तो जाकर के वहां सुरक्षा मुहैया कराए और ना वहां राष्ट्रीय मानव आयोग के लोग जो अधिकारी आए थे उनको भी सुरक्षा उन लोगों को दिया गया। राष्ट्रीय मानव आयोग के द्वारा स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जिस राज्य के अंदर अवस्थी जी प्रशासन नगण्य हो, मुख्यमंत्री जी, आज आप सोच सकते हैं कि राज्य में 10 साल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य में इतना बड़ा, अभी आपने कहा कि 16 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। जिस राज्य के अंदर में एक छोटा सा कोई दुर्घटना होता है, मुख्यमंत्री आवाज उठाने लगती है, लेकिन क्योंकि ये सांप्रदायिक दंगा था, तुष्टीकरण के राजनीति को बढ़ावा देने का मामला था, आज तक मुख्यमंत्री ने इस पर आवाज नहीं उठाई। और मित फरीद खान साहब ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े कुछ होते रहते हैं। जिस राज्य के अंदर में, ये शर्म की बात है कि जिस राज्य के अंदर में पूरे पश्चिम बंगाल में 5650 केसेज पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज किए गए हैं, और आज
तक बंगाल पुलिस और कलकत्ता पुलिस ने एक पे भी कार्रवाई शुरू नहीं की है। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2067 शिकायत दर्ज कराई है। 5298 कार्यकर्ताओं पे जानलेवा हमला किए गए हैं। 1399 प्रॉपर्टी को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। खास वर्ग के द्वारा लूट लिया गया है। यह मुख्यमंत्री को पता है, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को मालूम है, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 108 परिवारों को पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज अवस्थी जी 1990 की दशक कश्मीर का था, उसकी याद दिला दिया पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में। जिस ढंग से ममता बनर्जी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, राज्य के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जिस से नगण्यता शून्य बने हुए हैं, निश्चित तौर पे ये पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़े हादसे का संकेत देता है। अब तो परत बाई परत खुल रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया है कि आप एसआईटी का गठन करिए और निश्चित तौर पे इसकी जांच एसआईटी गठन करके करनी चाहिए। जब राज्य के अंदर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुरक्षित नहीं है, तो एक आम जनता क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल फरीद जी, आप एक बात तो मानेंगे कि जिस तरह से शिकायतें की जा रही थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा शिकायतें की जा रही थी, तो वहां एक चीज जरूर देखने को मिली कि पुलिस ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। ये सवालिया निशान खड़े करते हैं कि वाकई अगर कोई हिंसा हुई है तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं मौन सहमति जरूर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हमारे मित्र नवीन मिश्रा जी बहुत अच्छे से हर चीज की व्याख्या दे रहे थे सामने न्यूज़पेपर रख के। तो पहले तो मैं उनकी बात को पकड़ के बोलता हूं कि जिस तरह से नवीन जी और भाजपा के नेता कई महीनों से कहते चले आ रहे हैं कि बंगाल में कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं होता है, हमारे मित्र नवीन जी ने अभी अभी कहा कि 5650 शिकायतें थाने में दर्ज हुई हैं। तो पहले तो ये मान लें कि यहाँ पर शिकायतें दर्ज होती हैं। अब इनको किस लेवल पर सेटिस्फेक्शन आएगा ये मैं नहीं बता सकता। ये शुरू से कहते चले आ रहे हैं हजारों घर लूट लिए गए हैं। तो नवीन जी को मैं कहूंगा कि जो पेपर ये पढ़ रहे थे उनमें कितने जो रिपोर्ट दी गई है देख ले कितने लिखे हुए हैं। और दूसरी एक बात पे मैं ऑब्जेक्शन करना चाहूंगा, जो बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, यानी कि हिंदू समुदाय। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बंगाल में ना हिंदू रहते हैं ना मुसलमान रहते हैं, बंगाल में इंसान रहते हैं। अगर किसी का भी कोई नुकसान होता है तो हम लोग इंसानों की गिनती में उनको गिनते हैं। तीसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पर एक क्लिप चल रही थी। मैं अपने मित्र नवीन जी से कहूंगा कि वो क्लिप को आइडेंटिफाई करें, वो क्लिप किसका है। वो क्लिप इलेक्शन के एक दिन बाद एक मुसलमान समुदाय के एक लड़के का था, और उसको वो क्लिप को अगर आप चलाते रहेंगे थोड़ी देर बाद आप देखिएगा 3-4 बुरके वाली लेडीज लोग आके बोलेंगी कि उनकी दुकान को किसी ने लूट किया। तो हम इस बात पे कतई नहीं जा सके कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। कहीं पर भी है, कुछ लोगों के अपने पर्सनल दुश्मनी होती है, कोई चीजें होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मगर हम उसको पॉलिटिकल जोड़ते नहीं हैं और हर चीज को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखते। तो सबसे पहले तो मैं अपने मित्र नवीन जी से कहूंगा, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, कि ना हमने आपके मन में या मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि हम लोग हिंदू और मुसलमान की शक्ल से कोई चीज को देखें। हमारे बंगाल में हमारी ममता बनर्जी की सरकार में कोई हिंदू और मुसलमान के हिसाब से हम लोग नहीं देखकर चलते हैं। कुछ ना कुछ हादसे जरूर होते रहते हैं, हर देश में हर प्रदेश में होते हैं। हर चीज को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश ना करें। दरअसल ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार आ गई है, उस सरकार को हम लोग मान लें। मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज प्रसाद चौहान जी की जो सरकार आई, उन्होंने कांग्रेस से छीनकर, भले कोविड को आने दिया, कांग्रेस से छीनकर सरकार बनाई। लोग और हमारा देश, हमने सबने माना ना कि मामा जी की वहां पर सरकार है। राजस्थान में इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आई, पूरी दुनिया ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। मगर हमारे भाजपाई मित्र, हमारे खासतौर से नवीन मिश्रा जी मित्र, ये मानने को तैयार नहीं है कि बंगाल में भाजपा को हार मिली है। ये लोग इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए रोजाना किसी न किसी नए हथकंडे से मीडिया पर आके बैठकर
ये करते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग आए। आपको मालूम है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोई भी जो चेयरमैन बनता है, जो चीफ जस्टिस होता है, वो बनता है आज तक का इतिहास। लेकिन हमारे मिश्रा जी जो अभी जो चीफ NHRC के जो चेयरमैन बने बैठे हैं, वो चीफ जस्टिस कभी नहीं रहे हैं जस्टिस से। खैर मैं इस बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। आपकी सरकार है, आप जैसा नचाना चाहें लोग नाचेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, और मुसलमान वहां जैसा आप नचाना चाहें आप नचाइए। ये ममता बनर्जी जी बोलिए सर। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, वहां पर आप नचा रहे हैं जैसे नाचना चाहिए सरकारी तंत्र को। कतई नहीं। सरकार बंगाल में हर इंसान सुरक्षित है। ये लोग अपने नेताओं को, अपने वर्करों को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने वर्करों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए इनके वर्कर हमारी पार्टी में आ जा रहे हैं। हम किससे नहीं बचा पा रहे हैं? वर्कर्स को किससे नहीं बचा पा रहे हैं? किससे नहीं संभाल पा रहे हैं? किससे खतरा है उन्हें बंगाल में? जी नहीं, इन लोगों ने अपने वर्करों को झूठी बातें बोलकर पैसा देकर लेकर आए थे कि आ जाओ हमारी सरकार आ गई है, आ जाओ हमारी सरकार आ गई है और कोई नहीं आएगा। जो हमारे यहाँ से लोग छोड़कर जाना चाह रहे थे, उनको चार्टर्ड फ्लाइट दिए जा रहे थे, उनको चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली ले जाकर ज्वाइन कराया जा रहा था। उनको ये एहसास दिलाया जा रहा था कि बस हम ही सरकार बना रहे हैं। इन लोगों ने अपने लोगों से झूठे वादे किए थे और आज वो वादे पूरे नहीं हो सके हैं और लोग अब इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो ये उनको झूठी दिलासा देकर कि नहीं नहीं हम सरकार बदल देंगे, हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए ये लोग रोजाना कोई ना कोई नए हथकंडे। फरीद जी एक बात तो आप मानेंगे कि हिंसा हुई है, हिंसा हुई है, घर जले हैं, लोगों की जानें भी गई हैं, इतना तो आप मानेंगे? देखिए लोगों की जाने, हमने तो, हमारी मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि 18 लोगों की जान गई थी, जिसमें 8 लोग हमारे भी थे। मैं आपको नाम गिनाने जाऊंगा तो या हिंदू मुसलमान हो जाएगा। हम लोग इस लेवल पर सोचते ही नहीं है। हम लोग इंसान को इंसान की शक्ल में देखते हैं। ये बंगाल है, बंगाल अलग तरह की धरती है, अलग सोच रखती है और शायद भाजपाई लोग इस चीज को यहाँ समझ नहीं सके हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम करेगी, लोगों को साथ लेकर काम करेगी। हमारे लोग, हमारी नेत्री ने जो जो वादे किए थे, हम उस वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल ही देखिए हमने स्टूडेंट को 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया है। वो स्कीम हमारी चालू हो गई है। हमने किसानों को जो स्कीम दी तो काम करना चालू कर दिया है। हमने विधवाओं को जो वायदे किए तो वो देना चालू कर दिया है। हम लोगों ने जो रिटायर्ड पर्सन घर में बैठे हुए हैं उनको जो स्कीम दी थी वो काम करना चालू कर दिया है। हम लोग जिस काम कर रहे हैं, भाजपा उससे घबराई हुई है। नवीन जी पैसे लेकर के आप भीड़ इकट्ठी करते हैं, ऐसा आरोप है आप पर। अवस्थी जी, तृणमूल कांग्रेस के करनी और कथनी में क्या फर्क है ये पूरी दुनिया जान चुकी है। जिस ढंग से सिविल सोसाइटी ने आकर के पश्चिम बंगाल का रिपोर्ट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को दिया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के ऊपर एक कातिलाना हमला तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा और स्थानीय प्रशासन का चुप रहना और सुरक्षा न देना, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के षड्यंत्र का सूचक है। ये राज्य के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इतने नाकारा हो चुके हैं कि राज्य के आम जनता के किसी कार्य को सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जहां राज्य के पुलिस के सामने 5,650 मामले दर्ज हो और एक पर भी एसपी के द्वारा, डीएसपी के द्वारा, लोकल स्थानीय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई न करना, कहीं ना कहीं बड़े षड्यंत्र के मुंह आता है। और जिस ढंग से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश 2 तारीख की गई है, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पश्चिम बंगाल की स्थिति कश्मीर से भी बदतर है। मुख्यमंत्री के करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है यार, समझ सकते हैं कि फ्री वैक्सीनेशन, भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान में फ्री वैक्सीनेशन कर रही है और वैक्सीनेशन कराने का जिम्मा राज्य सरकार का है। राज्य सरकार, केंद्र जहां वैक्सीनेशन होता है उस जगह का चुनने का अधिकार राज्य सरकार का है। उन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जबरन इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। आश्चर्य करेंगे कि कलकत्ता नगर निगम के इलाके में कलकत्ता नगर निगम का बोर्ड लगा करके उसमें प्रशासक की फोटो मिलती है, इनके राज्य के मंत्रियों को फोटो मिलती है, इनके राज्य के सांसदों को फोटो मिलती है और 2000 से ऊपर लोगों को पेट दर्द की दवा जो है इंजेक्शन के रूप में दिया गया। देखिए तृणमूल कांग्रेस षड्यंत्र के पीछे है
ये षड्यंत्र था कि 2-4 लोग जो है मृत्यु को कोख में समा जाए और फिर से ये हल्ला करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से पश्चिम बंगाल में कुछ गलत इंजेक्शन भेज दिया है। ये सीबीआई की जांच करवाई जाए। तो 2000 इंजेक्शन लगाए गए हैं पश्चिम बंगाल के कलकत्ता महानगर में। कलकत्ता महानगर हिंदुस्तान के बड़े महानगर में है और यह महानगर में कलकत्ता नगर निगम का बोर्ड लगा करके, ज्वाइंट सेक्रेटरी का बोर्ड लगा करके डुप्लीकेट आईएएस के द्वारा उसमें कई जगह रविंद्रनाथ, यहाँ तक कि आश्चर्य की बात आप करेंगे कि कई जगह में मूर्ति नारों होता है, उसके अंदर में यहाँ के प्रशासक जो पूर्व मेयर का नाम आता है, उसमें डुप्लीकेट ज्वाइस है उनका नाम आता है, राज्य के कई मंत्रियों का उनके साथ फोटो मिलता है, राज्य के आईपीएस के साथ वो फीता काट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का परिणाम था। ये चाहते थे कि 2-4 लोग की मृत्यु हो जाए ताकि नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर ये अंगुली उठाए कि ये इंजेक्शन गलत आ गया है और पश्चिम बंगाल राज्य में ये अशांति फैलाना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री अवस्थी जी अगर मुख्यमंत्री जी को शर्म आया है, इनकी सरकार को अगर निर्लजता से अगर बाहर है तो अविलंब सीबीआई जांच की ये वो करे। ये इन्होंने एसआईटी गठन करने की इन्होंने स्वीकारता की है, लेकिन भाग के 3 पाठ हो गए यहाँ। तो सीआईडी इनकी है, पुलिस नगण्य है, प्रशासन नगण्य है। जिस राज्य में आईएएस और आईपीएस डुप्लीकेट बन के इस राज्य में घूम रहे हो और मुख्यमंत्री के संरक्षण में यहाँ जी रहे हो, इस राज्य सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में जी रहे हो, उस राज्य का दुर्भाग्य कश्मीर से भी बदतर है। फरीद जी, देखिए, षड्यंत्रकारी भी एक षड्यंत्रकारी को अच्छे से पहचान सकता है। हमारे यहाँ तो हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वैक्सीन हर किसी को मिले। अभी ये कह रहे हैं भाजपाई कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रही है, तो किसी के माथे में कहीं लिखा हुआ कौन भाजपाई कार्यकर्ता है? यहाँ तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराइए और आपके पास टाइम आ जाता है। नवीन जब आप कह रहे थे, मैंने आपके कलकत्ता कॉर्पोरेशन में कंप्लेन किया है, मैंने फरीदाबाद साहब मैंने कलकत्ता कॉर्पोरेशन में कंप्लेन किया है, चिकित्सा पदाधिकारी को मैंने आप लोगों की बड़ी खराब मानसिकता है। हमारे सवाल करते हो वो जवाब देने लग जाते हैं। रजिस्ट्रेशन करके केंद्र पे जाता है, जब उसका नाम आता है आधार कार्ड वो जमा करता है, 5 मिनट के अंदर अंदर उसको मैसेज आती है कि जिसको वैक्सीनेशन देना है उसने रिफ्यूज किया है, जबकि रिफ्यूज नहीं करता है। मैंने कॉर्पोरेशन की इसकी जानकारी दी है। आपके स्थानीय पार्षद वहां बैठ के तृणमूल कांग्रेस के खास करके कार्यकर्ताओं को बैठा करके ये पूरा भवानीपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री का केंद्र रहा है, उस क्षेत्र का सारी जानकारी चल रहा है। मैंने कॉर्पोरेशन की जानकारी दी है और तमाम रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है। लगे रहते हैं, पूरे बंगाल पर आइए ना। अरे कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, हत्या एक जगह हो या 2 जगह हत्या होती है, होता है। तृणमूल कांग्रेस सरकार को कलकत्ता कॉर्पोरेशन के तमाम इलाके से कोऑर्डिनेटर जो है पूर्व पार्षद है, इनको वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाए। ये वैक्सीनेशन पर नागरिकों का ध्यान रखता रहे हैं। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षित ढंग से नहीं है। जनता पार्टी करती है और ये निंदा का विषय है। आप लोग सिर्फ इल्जाम तराशी करते हैं, इल्जाम आप लोगों के पास और कोई कामकाज बचा ही नहीं है। असल में आप लोगों का कुछ कामकाज तो है नहीं, तो सारा दिन आप लोग यही सोचते रहते हैं क्या किया जाए। प्रोटोकॉल आप लोग तोड़ते हैं, आपसे अपोजिशन आप लोगों ने हत्या की राजनीति शुरू की, कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर चले जाए तो सब कुछ सही है। मुश्किल है। जिस ढंग से आप लोगों ने राज्य को अहिंसा के रूप में कर दिया, काम करते हो दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। अजीज खान साहब, आप लोगों ने नूरुल इस्लाम की धरती को कलंकित कर दिया, आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद की धरती को कलंकित कर दिया, आप लोगों ने विद्यासागर जी की धरती को कलंकित कर दिया, आप लोगों ने मुख्यमंत्री का बदनाम कर दिया, मुख्यमंत्री का देश बना दिया। आप लोग हमारी धरती को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने महात्मा गांधी को बदनाम कर दिया, हम लोग को दिखा रहे हैं। कहने पर आप चले हैं, क्या कहने आप दूसरों को ध्यान देने के लिए आए हुए हैं। आपकी सरकार ने मुख्यमंत्री केवल हत्या की राजनीति थोड़ा अपनी जो आप कहते हो आप लोग इल्जाम लगाते हैं। पहला राज्य है जहाँ डुप्लीकेट आप लोग खंबा नोच रहे हैं। सरकार नहीं है तो आप तृणमूल वालों को और हमारी ममता बनर्जी को किस तरह से काम करें, काम बचा ही नहीं। हम कोई भी गलत काम आपको इस राज्य में नहीं करने देंगे।
कि राज्य में लोकतंत्र के खिलाफ हो। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करने देंगे जो सिविल सोसाइटी के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में हम सांप्रदायिकता आपको नहीं फैलाने देंगे। हम आपने कहा 5,650 पुलिस थाने में रिपोर्ट हुई है, तो कहीं अपनी कथनी और करनी में फर्क देखिए। आप लोग झूठ फैलाते हैं, झूठ का अपवार करते हैं। आप लोगों ने इसी बहाने कितने लोगों की शिकायतों को आग नहीं लगने दी, गंगा किनारे दफना दिया। आप सिर्फ झूठ का प्रचार करते हैं, आपको कुछ काम करने का नहीं है। पहले जाइए योगी जी से जाके पूछिए, आपने हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को मारने की कोशिश की है। आपने अगर बेचारे दफना के चले गए हैं तो आप उनको समझ में आगे लेकर चले गए हैं। आप लोग स्टेटमेंट नहीं आया। गैस सिलेंडर पर 25 दूसरे प्रदेश में आप लोग लगे हुए हैं, कभी आपका परिवार नहीं हो रहा है। हिंदू धर्म में है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगा? चलिए इस तरह की बहस का क्या मतलब है? ना आप उनकी बात सुन रहे हैं, ना आप अपनी बात उन्हें सुनने दे रहे हैं। इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं है। जहां तक मामला है इस पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर के, जिस तरह से जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्ती की है, एसआईटी को जांच की बात कही है, तो अब जांच तो होकर रहेगी और जांच होने के बाद ये साफ तौर पर निकलकर साफ हो जाएगा कि कौन आखिर इस घटना का जिम्मेदार है। फिलहाल दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दखल दे दी है और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि बंगाल की घटना का दोषी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।